औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है होमोसिस्टीन टेस्ट। सबसे पहले थोड़ा इसको टच देंगे कि होमोसिस्टीन है क्या चीज़। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड है यानी प्रोटीन जब प्रोड्यूस होता है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, यानी वैसे भी आपको पता है कि प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर इससे ये बनता है। किस तरह बनता है? मिथ्योनिन इज ब्रोकन डाउन बाय फोलिक एसिड। ये मिथ्योनिन जब इसको फोलिक एसिड उसको ब्रेकडाउन करता है, विटामिन B12, 6 और इसके बाद हमारे पास ये होमोसिस्टीन बन जाता है। जब इसकी ब्रेकडाउन होते हैं यानी जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि प्रोड्यूस आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, तो ये मिथ्योनिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन B6 और साथ साथ में हमारे पास फिर ये होमोसिस्टीन बन जाता है इसके ब्रेकडाउन के बाद। ये हमने यहाँ पे थोड़ा टच दिया, फिर इसका जो प्रोसीजर है इसका किस तरह हम करेंगे आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6 द होमोसिस्टीन कन्वर्टेड टू सिस्टीन। विटामिन B6 की मदद से हमारे पास ये होमोसिस्टीन किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है कि फंक्शन किया है होमोसिस्टीन का हमारे बॉडी में, फंक्शन किया है, कौन कौन से रूल वो प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। जिस तरह इट्स फोल्डिंग प्रोटीन विद इन द सेल के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग करता है और फिर इसके बाद है अल्सो लिंक प्रोटीन विद ईच अदर एंड गिव प्रॉपर शेप टू प्रोटीन। एक दूसरे प्रोटीन के साथ वो एक लिंक बनाता है और इसके बाद एक प्रोटीन को एक प्रॉपर शेप भी दे देता है। ये होमोसिस्टीन का फंक्शन है, काम है। फिर इसके बाद हमारे पास है एक नोट है, व्हेन होमोसिस्टीन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सिस्टीन। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया यहाँ पे कि विटामिन B6 हमारे पास होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है, किस चीज़ में? सिस्टीन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर भी है, अगर ये आपके साथ होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं हुए सिस्टीन में तो ये यानी दोबारा मिथ्योनिन फॉर्म में चला गया तो ये हमारे पास इसका लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और फिर ये हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एक डिजीज कंडीशन है। जब होमोसिस्टीन सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं होता, दोबारा मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे पास फिर एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास है डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ होमोसिस्टीन। क्यों ज़रूरी है इसका तशखीस का, जो इम्पोर्टेंस किया है होमोसिस्टीन का, क्यों ज़रूरी है इसका डायग्नोसिस। इसमें हम कौन कौन से रिस्क फैक्टर हम इसमें डायग्नोस कर सकते हैं। जिस तरह डायग्नोस फॉर द इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, जिस तरह कुछ हार्ट डिजीज हो गया, जिस तरह अगर आप सेकंड लाइन पे आ जाए मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया और इसके साथ साथ स्ट्रोक हो गया और फिर इसके बाद जो आता है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये एक ऐसे रिस्क फैक्टर है जब हम इस होमोसिस्टीन टेस्ट के मदद से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू भी आता है कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है। तो लेबोरेटरी का जो टेस्ट है वो है 15 माइक्रोमोल पर लीटर, लेस देन, ग्रेटर नहीं, लेस देन 15 माइक्रोमोल पर लीटर। ये होमोसिस्टीन टेस्ट का नॉर्मल रेंज है। लेकिन एक बात आपको जहन में याद रखना चाहिए कि हर लेबोरेटरी का जो सेंसिटिविटी होता है, जो एनालाइजर होता है, जो टेस्ट मशीन होते हैं, एक दूसरे से उसका जो यूनिट होता है और इसका जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होता है ये डिफरेंट होता है। सो इसलिए आपने अपने टेस्ट को, अपने रिपोर्ट को जिस लेबोरेटरी में आपने परफॉर्म किया हुआ है इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास था नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज। फिर इसके बाद आता है स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। किस तरह हम एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट इस टेस्ट को किस तरह हम रन करेंगे। सबसे पहले आपको 3 ml ब्लड लेना है। जब आपने ब्लड लिया तो इस ब्लड को आपने DTA ट्यूब में डालना है। DTA ट्यूब का जो कलर है इस तरह पर्पल कलर होता है, ये हमारे पास है DTA ट्यूब। इस ट्यूब में आपने इस ब्लड को डालना होता है। फिर इस ट्यूब को आपने इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना होता है। अगर आप इस डायग्राम को देख ले, हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें आपने इसको रखना है। जब आपने इसको स्टार्ट किया तो इससे फिर आपने इस सीरम भी निकालना है
और सीरम निकालने के बाद फिर आपने इस टेस्ट को एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन या एनालाइजर के जरिए आपने इस टेस्ट को रन करना है। फिर इसके बाद आता है काजेज ऑफ हाई होमोसिस्टीन, वो वजूहात, वो हालत जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो होमोसिस्टीन है उसका लेवल नॉर्मल से यानी 15 से बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, 15 माइक्रोमोल पर लीटर से बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। वो कौन से हालात है? स्मोकिंग की वजह से, रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, किडनी डिजीज हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम इसलिए लेता हूँ, अगर एक एक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और साथ साथ में आप भी बोर होते जाएंगे। फिर इसके बाद आता है विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से होमोसिस्टीन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ लास्ट नंबर पर है विटामिन B डिफिशियंसी की वजह से भी होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।